अनवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के मद्देनजर। चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में। पहला बंगाल के गवर्नर जो थे 1757 से 1774 ईस्वी में राज किए थे उन्होंने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 60 ईस्वी एवं पुनः फिर 1765 से 67 ईस्वी, यानी 2 बार इन्होंने बंगाल पे राज किया है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग देखेंगे। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामलों कंपनी के अधीन तथा शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया था। जहाँ से क्वेश्चन आएगा, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि दोस्तों 1765 में हुआ था। उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया गया था। विशेष नोट में हम लोग देखेंगे, क्लाइव ने जेम्स रेनले को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने को कहा था। भारत का पहला मानचित्र 1767 में रेनले ने बनाया था। जेम्स रेनले को भारतीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो बोलेगा जो भारत का पहला मानचित्र किसने तैयार किया था? तो रेनले ने बनाया था। और जेम्स रेनले को भारतीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इस प्रकार अगला देखेंगे हम लोग, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल 1774 से 1858 ईस्वी तक हम लोग चलेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। मद्रास में बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर लिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 में थे। वारेन हेस्टिंग्स यह भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स जो है कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बना। 1772 ईस्वी में द्वैध प्रणाली को समाप्त किया तथा प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना की। तो द्वैध प्रणाली की समाप्त कब हुआ? तो 1772। किसके काल में? वारेन हेस्टिंग्स। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया। 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा मुस्लिम शिक्षा के लिए तथा 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया है। क्वेश्चन आ जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। इन्हीं के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टन हिक्की ने किया था। तो बंगाल गजट का प्रकाशन जो है जेम्स अगस्टन हिक्की ने किया था। कब? 1780 में। किस गवर्नर काल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इनपे थे। तो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। कब? 1774 में, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इनपे थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इन्हीं के समय में पारित हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के समय में, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ डबल गवर्नमेंट यानी दोहरी सरकार लागू की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध इस्तीफा देकर जब वे इंग्लैंड पहुंचे तो एमन बर्क द्वारा उन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कि 1795 में समाप्त हो गया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड कर्नवालिस, जो कि 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा है और फिर 1805 में रहा है। इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को। 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना था। जिले में पुलिस थानों की स्थापना कर एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने। और ये क्या चीज से था? तो भू राजस्व का था, जिसमें 90% कंपनी को देना होता था और 10% अपने पास रखना होता था। चलते हैं आगे की ओर। सर जॉन शोर को देखेंगे। 1793 से 98 सर जॉन शोर, इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो सर जॉन शोर ने। लॉर्ड ब्लेजली की कार्यकाल 1798 से 1805 था। इन्हें सहायक संधि की उपस्थिति शुरू की गई थी। सहायक संधि जो है, सहायक संधि किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड ब्लेजली के समय में। भारत में इसकी पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसका प्रयोग किया था। डुप्ले भी सहायक संधि का प्रयोग किया था। सहायक संधि करने वाला राज्य
हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में और तंजौर 1799 में तथा अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार एवं भोसले 1803, सिंधिया 1804 में थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि जो है किसने स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकरों ने नहीं किया था। टीपू सुल्तान चौथी अंग्रेज मैसूर 1799 में इन्हीं के समय मारा गया। टीपू सुल्तान जो है किस गवर्नर जनरल काल में मारा गया था? तो लॉर्ड ब्लेजली के समय में 1799 में। ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। कौन? लॉर्ड ब्लेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। नागरिक सेवा में आए युवकों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था लॉर्ड ब्लेजली ने। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, उन्हीं के काल में महाराजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुआ था। अमृतसर की जो संधि हुआ था लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। और किनके किनके बीच? महाराजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच, जो कि 1809 में हुआ था। मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। चार्टर एक्ट 1813 इन्हीं के समय पास हुआ था। चार्टर एक्ट 1813 जो है इन्हीं के समय में पास हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 से 1823 तक शासन किया है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 इन्हीं के समय हुआ था, जिसका अंत संगोली की संधि 1816 के द्वारा हुआ था। पिंडारियों का दमन किया गया तथा मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया था लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में। 1822 में टेनेंसी एक्ट लागू किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इस प्रकार जो है बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इनको सहयोग कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में। कर्नल सलीमन के सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था कब? तो 1835 में। और किसके अनुशंसा पर? तो मैकाले की अनुशंसा पर। 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 तक शासन किया। फिर उसके बाद लॉर्ड एलिनबरो 42 से 44 तक। ऑकलैंड कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था। ऑकलैंड जो था कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था। एलिनबरो दास प्रथा का उन्मूलन एलिनबरो किया था। दास प्रथा का उन्मूलन जो है एलिनबरो किया था 1843 में। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में 1843 से हुई है। सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो रविवार की छुट्टी जो है किस गवर्नर जनरल के काल से हो रहा है? तो एलिनबरो के समय से हो रहा है। और कब शुरुआत हुआ था? तो 1843 में। अब हम लोग लॉर्ड डलहौजी को देखेंगे 1848 से 1856, जिसका शासनकाल है। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत हड़प नीति के कारण जाना जाता है। इसके तहत विलीन राज्य सर्वप्रथम सतारा 1848 में विलीन हो गया था। जैतपुर एवं संबलपुर 1849 में, बालघाट 1850 में और उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया। तब अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। भारत में रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर पहली बार रेल चलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। शिक्षा संबंधी सुधारों में वुड डिस्पैच लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। कब? 1854 में। 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहला बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ डलहौजी के समय में ही। कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली की संचालन तार सेवा की शुरुआत भी डलहौजी के समय में हुआ। शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। इसके मद्देनजर डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट थे। काफी सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है, हम लोग देखेंगे। भारत के वायसराय 1856 से 48। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था तथा भारत का शासन जो था सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार प्रथम वायसराय कौन होंगे? तो लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 62 तक शासन किया था। भारत का प्रथम वायसराय की बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग। यह भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे ऐतिहासिक घटना 1857 का विद्रोह है। इसके बाद ही प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार के हाथ में गया था। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हो गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत को समाप्त कर दिया था। हड़प नीति को इन्होंने समाप्त कर दिया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो क्वेश्चन आएगा जो भारत में
कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। कब? तो 1861। इसका एक छोटा सा कोड है, बमक। बमक बमक की स्थापना कब हुआ था? तो 1861 में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। मुंबई, मद्रास, कोलकाता, तीनों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना इसके समय में किया गया था। और हम लोग देखेंगे लॉर्ड मेयो, जो कि 1869 से 1872 ईस्वी तक रहे हैं। 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज तथा एक कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज तथा एक कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही भारत का प्रथम जनगणना शुरू हुआ था। भारत का प्रथम जनगणना जो है किसके शासनकाल में हुआ था? किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय में। अंडमान में एक अफगान ने चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। शेर अली अफरीदी जो थे वो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी चाकू मार के। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक रहे। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक थे जिन्हें साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ कहा जाता था। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन कर महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। तो कैसर हिंद की उपाधि किसको दिया गया था? महारानी विक्टोरिया को, दिल्ली दरबार 1877 में। मार्च 1878 ईस्वी में वर्ना किलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों जैसे सोम प्रकाश पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1878 ईस्वी में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित कर बिना लाइसेंस सशस्त्र रखने और व्यापार करने को प्रतिबंध किया गया। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश का अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। किस वायसराय के काल में? तो लॉर्ड लिटन के समय में। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है 1880 से 1884 ईस्वी है। रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु पुनः 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया लॉर्ड रिपन ने। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना का शुरुआत, जैसे लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना हुआ था प्रथम बार, लेकिन नियमित रूप से क्या है जो हर 10 साल पे होता है, तो लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ था जो कि 1881 में हुआ था। तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लगाया गया था। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों काम करने पर प्रतिबंध था, तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया था। 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर आयोग का स्थापना 1882 में हुआ था। इलवट विधायक विवाद इन्हीं के समय में हुआ था, जिसके विरोध में अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा दी थी। तो लॉर्ड रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दिया था कौन? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी है। इसके संग लॉर्ड लेंसडाउन को भी देखेंगे 1888 से 1894। डफरिन इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में ए.ओ. हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। उस टाइम का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। लेंसडाउन भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा ड्वेंड रेखा का निर्धारण इसी के समय में हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो ड्वेंड रेखा था उसका निर्धारण किसके समय में हुआ था? तो लेंसडाउन के समय में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहा है। 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनिक्लिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, 1902 में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया है। प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया और भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। तो भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। कर्जन के कार्यकाल में सबसे विवादित कार्य 1905 में था बंगाल का विभाजन, जो सबसे इंपोर्टेंट घोषणा शिमला में की गई 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। हम लोग लॉर्ड मिंटो द्वितीय को देखेंगे जो 1905 से 10 तक शासन किए। इसके समय ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था होगा, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। तो इसका महत्वपूर्ण लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में कब? 1906 में। और सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब से कब? 1910 से 1916 ईस्वी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे कब? 12 दिसंबर 1911 को। तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। यहाँ बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की गई थी, जबकि 1912 में दिल्ली राजधानी बन भी गया था। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का डेट पूछता है
28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। 1916 ईस्वी में इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। किसको? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। तो बोलेगा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था किस वायसराय के समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में, जिसमें कांग्रेस का एकीकरण हुआ तथा मुस्लिम लीग की साथ समझौता हुआ था। 1919 ईस्वी में क्रू रॉलेट एक्ट पारित हुआ, यानी काला कानून जिसको बोलते हैं। 13 अप्रैल 1919 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ था। तो बोला जाएगा जो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1916 में। इसमें सूरत जो विभाजन हुआ था उसको फिर एक कर दिया गया था। फिर काला कानून यानी रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में ही, जिसके कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हो गया था। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड रीडिंग, जो कि 1921 से 1926 तक शासन किए हैं। 5 फरवरी 1922 को प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड गोरखपुर हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। कब किए थे? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में किए थे 1823 में इलाहाबाद में। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत तथा लंदन में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन होना शुरू हो गया था 1922 में। लॉर्ड इरविन 26 से 31 तक रहे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंच गया था। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, कांग्रेस शामिल इसमें नहीं हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रारंभ किए थे। तो दांडी मार्च शुरू किए थे। इसमें कुल कितने लोग भाग लिए थे? तो 77 + 1, गांधी जी को लेकर 78 लोग इसमें टोटल थे। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड वेलिंगटन, जो कि 1931 से 1936 तक रहे, और लॉर्ड लिनलिथ जो 36 से 43 तक। वेलिंगटन 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। प्रसिद्ध पूना समझौता 1932 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया था लिनलिथ के समय में। इसके समय पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत सरकार बनाई थी। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। 1942 को ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था इसी के लॉर्ड लिनलिथ के समय में। तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लिए थे। उसमें कांग्रेस ने मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कि 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे उसमें कांग्रेस की तरफ से। आगे हम लोग देखेंगे लॉर्ड बेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड बेवेल 1944 से 47 ईस्वी और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। बेवेल 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ था। एक शिमला सम्मेलन है और एक शिमला समझौता है दोस्तों। तो शिमला समझौता 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था उस टाइम। माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण के लिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी, जिसमें भारत विभाजन शामिल था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो श्री राजगोपालाचारी, जिसको बोलते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इंग्लैंड के लास्ट वायसराय, मतलब सबसे बाद का जो वायसराय हुआ वो लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद भू राजस्व संग्रह करने की 3 प्रमुख विधियां थी, उसको हम लोग देखेंगे। जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त, इसमें प्रभावित क्षेत्र 19% था। संबंध पक्ष जमींदार था और योजनाकार या जमींदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन शोर को माना जाता है। जैसे जमींदारी व्यवस्था का योजनाकार लॉर्ड कॉर्नवालिस और अस्थायी बंदोबस्त जॉन शोर, कॉर्नवालिस और जॉन शोर। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही आया था। रायतवारी व्यवस्था में प्रभावित क्षेत्र 51% था। संबंधित पक्ष किसान से था। कर्नेल रीड एवं थॉमस मुनरो इसका योजनाकार थे। महलवारी व्यवस्था 30% इसमें प्रभावित क्षेत्र था। महल एवं गांव के मुखिया या लंबरदार होते थे। होल्ट मैकेंजी की अध्यक्षता में ये हुआ था। इसी के साथ कैसा लगा क्लास दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के हम अच्छा से अच्छा वीडियो आपके पास लाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। हर एक टॉपिक वैसा होगा जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू भाई।